दोस्तों नमस्कार। विषय है कि आज हमें फसलों में रासायनिक उर्वरकों को देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मेरा पूरा देश का प्रत्येक किसान और देश की प्रत्येक फसल कुछ ना कुछ रासायनिक उर्वरक मांगती है। और अगर आज किसी से प्रश्न पूछा जाए कृषि वैज्ञानिक से या किसान से कि क्यों भाई ये बताओ कि अगर हम फसलों को रासायनिक उर्वरक ना दें तो क्या होगा, तो बात आती है कि अगर हम रासायनिक उर्वरक नहीं देंगे तो हमारी पैदावार बहुत गिर जाएगी। अब मित्र, यहाँ हमको एक विचार करना होगा कि किसी ज़माने में हमने 2 किलो यूरिया से ये सिलसिला शुरू किया था। पहले 2 किलो यूरिया दी एकड़ में, फिर 10 किलो यूरिया दी, फिर 40 किलो दी, या 60 किलो हो गई, फिर डीएपी आ गई, फिर पोटास आ गई, फिर सल्फर वाले फर्टिलाइज़र आ गए, फिर जिंक वाले फर्टिलाइज़र आ गए, फिर आयरन वाले फर्टिलाइज़र आ गए। आज की तारीख में अगर कहें कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बंद करके खेती की जाए, अगर हम रासायनिक उर्वरकों को बंद करते हैं तो हमारा उत्पादन गिरता है, और अगर हम रासायनिक उर्वरक देते हैं तो उपज की गुणवत्ता गिरती है। जब गुणवत्ता का बात होती है तो 2 चीज़ें हैं, उसका स्वाद और स्वास्थ्य। इस बात से दुनिया का हर व्यक्ति वाकिफ है कि वर्तमान जो हम भोजन करते हैं, मतलब दूध, दाल, सब्जी, रोटी, फल, कुछ भी हम खाते हैं तो एक तो उसमें स्वाद कम है, और दूसरा उसको खाने से हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। दुनिया सब लोग जानते हैं कि भोजन हम अपने हेल्थ के लिए खाते हैं कि हेल्थ अच्छी बनी रहे। भूख लगती है तो भोजन करता हूँ, एक बात है, लेकिन भोजन किया क्यों जाता है अगर इस पर चलेंगे तो कहते हैं कि हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। लेकिन हकीकत क्या है कि रासायनिक उर्वरकों के द्वारा पैदा की गई उपज में ना तो स्वाद हो सकता है और ना वहाँ स्वास्थ्य की कोई गारंटी हो सकती है। एक विज्ञान है, एक दर्शन है कि स्वाद और स्वास्थ्य कब होगा। तो विज्ञान की बात करें अगर, तो मुझे पता है कि भूमि में 160 तत्व, जो मेरी धरती है उसमें 160 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा कि 60 तत्व पानी में घुलनशील हैं। और ध्यान रखिएगा, जो 60 तत्व पानी में घुलनशील हैं, तो पानी में जो चीज़ सोल्यूबल है वो प्लांट के अंदर जा रही है। इनमें से 17 पोषक तत्व जो हैं, 17 पोषक तत्वों के बारे में कहा गया ये फसलों के लिए जरूरी है। इन 17 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके बारे में कहा गया ये क्लाइमेट से मिलते हैं। शेष नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हम देते हैं। यानी कि 17 की अगर बात करें तो 6 तो हम लोग दे रहे हैं।
शेष 11 के बारे में मेरी कोई ओपिनियन, कोई थिंकिंग नहीं है कि ये कहाँ से आते हैं। बस केवल दिक्कत ये, पिछले 50-60 सालों से हमने फसलों के उत्पादन में यूरिया, डीएपी और पोटाश इसका प्रयोग किया। 3 पोषक तत्व हमको क्लाइमेट से मिले। 11 पोषक तत्वों के बारे में आज तक सोचा नहीं गया। अब आप कल्पना करिएगा कि फसल में बीमारी, क्योंकि बीमारी जब शब्द आता है तो बीमारी के लिए 2 चीज़ें कही गई हैं कि या तो कोई पैथोजन है, नेगेटिव पैथोजन जिसकी वजह से बीमारी आती है, या बीमारी फिर किसी पोषक तत्व की डिफिशियंसी के कारण आती है। और मैं तो ये कहूँगा कि चाहे बीमारी किसी पैथोजन से भी आए, लेकिन पीछे एक बैक कारण जो मूल है वो उसका ये है कि किसी न किसी पोषक तत्व की डिफिशियंसी है, तभी कोई फंगस, कोई नेगेटिव पैथोजन हावी भी हुआ है। चलिए, मुद्दा ये है कि हमने 6 दिए, 11 नहीं दिए। जब 11 नहीं दिए तो क्या हुआ, हमारी फसल बीमार हुई। फसल बीमार हुई और फसल की बीमारी को ठीक करने के लिए नाना प्रकार के फंजीसाइड उपयोग हुए। बाद में क्या हुआ कि चूंकि हमने बोला कि स्वाद और स्वास्थ्य, कोई भी अन्न, फल, सब्जी जब बनेगा तो उसमें जितनी चीज़ें नेचर से हमको मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिलेंगी और सब्जी बन जाएगी, फल बन जाएगा, अनाज बन जाएगा, तो उसमें कोई ना कोई डिफिशियंसी तो है। तो वो जो डिफिशियंसी है वो फिर क्या करता है, मनुष्य बीमार होता है। आज बाजार में जितनी भी मेडिसिन बिक रही हैं उनमें उनके नाम पर क्या होता है, ये जो 11 तत्व, जैसे 17 के बारे में कहा गया कि 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत है, 17 में 11 तो ज़मीन से लगभग समाप्त हो चुके। और ये मैंने बोला कि 60 पोषक तत्व घुलनशील हैं, वो 60 पोषक तत्व भी फसलों में मिलते थे, उनके बारे में अभी शोध नहीं हो पाई कि वो ज़रूरी थे कि नहीं ज़रूरी थे। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर देखेंगे तो प्रकृति में अगर कोई चीज़ सॉइल में सोल्यूबल है और अनादिकाल से फसलों को मिल रही थी तो उसकी उपयोगिता थी, नेचर का ऐसा सिस्टम था। तो आज की तारीख में मनुष्य को जितनी भी प्रकार की मेडिसिन दी जाती हैं, उन मेडिसिनों में वही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में जिनकी कमी है। आयरन की गोली, जिंक की गोली, कैल्शियम की गोली, इस प्रकार के बहुत सारे साल्ट हैं जो हमको बीमारी में दिए जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? एक तो ये जो क्रिया है पूरी की पूरी, इसमें हमारे किसान की जो उत्पादन लागत है फसलों की वो बढ़ गई और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे देश की नीतियों को, हमारे देश को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष फर्टिलाइजर में सब्सिडी देना पड़ता है। 2.5 लाख करोड़, जबकि 1 लाख करोड़ रुपए मूल करीब किसान भी लगा ही देता है। तो हम आज प्राकृतिक खेती का विषय है, तो हम ऐसा कुछ करें कि हमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बारे में क्या कहता हूँ, हमें जो भूमि है इसको धरती माँ कहते हैं, धरती माँ। अब ये जो माँ शब्द है, माँ का मतलब समझिए जिंदा है, और जिंदा इसकी वजह से क्योंकि यहाँ कार्बन है और प्लस सूक्ष्म जीव है। जंगल में कार्बन भी बहुत है और सूक्ष्म जीव भी बहुत है, इसलिए वहाँ किसी वनस्पति को फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने क्या किया, पिछले 70 सालों में जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो जमीन में देना बंद कर दिया। दूसरा पेस्टिसाइड डाला, तो ये जो सूक्ष्म जीव थे ये
नष्ट हो गए। एक प्रकार से धरती माता हमारी मृत जैसी है, उसमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बची। जाने अनजाने अगर थोड़ा मोड़ा कार्बन है भी, कार्बनिक पदार्थ छूट ही जाता है, तो चूंकि कार्बनिक पदार्थ के साथ जब तक सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो जमीन में ह्यूमस नहीं बनेगा, और ह्यूमस का मतलब है मृत जीव। क्योंकि यहाँ जीव बहुत होंगे और कार्बन होगा, खाएंगे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर मरेंगे। इसी को मैं कहता हूँ जीवांश। देखा जाए तो फसलों का जो समग्र भोजन है, जो कंप्लीट भोजन है, वो जीवों का अंश है। दुर्भाग्य से ना मैं कार्बनिक पदार्थ डालता हूँ, ना मैंने वहाँ पर जीवाणुओं के जिंदा रहने वाली कोई ऐसे मेरे दिमाग में आया, तो पूरी ज़मीन जो थी वो मेरी डेड प्राय हो गई। इसकी वजह से फसलों में भी बीमारियां लगती हैं और मनुष्य में बीमारियां लगती हैं। तो मित्र, जो लोग प्राकृतिक खेती की ओर लौटना चाहते हैं, आज बाजार में बहुत सारी चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक कृषि के विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग प्रकार की बातें बताते हैं। किसान को चाहिए कि एक ही बात पर विश्वास करें, वो ये कि हम अपनी धरती माँ को कैसे ठीक करें। जो किसान धरती माता को ठीक करने के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, उसकी समस्याओं का तो समाधान होने की गुंजाइश है, लेकिन जो किसान धरती माता को इग्नोर करने के बाद फिर और बहुत सारी प्रैक्टिस की बात करता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की बात करता है, फिर वो किसान आगे चल कर के फेल होता है। तो मित्र, फसलों को रासायनिक उर्वरकों की जरूरत ना पड़े, कब नहीं पड़ेगी? जैसे आज के 70 साल पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन जो लोग जरूरत बनाए रखना चाहते हैं वो क्या कहते हैं कि 70 साल पहले जब हम नहीं देते थे तभी हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी। ऐसा नहीं है। इस देश का जन्म 1947 में नहीं हुआ, अनादिकाल पहले से ये देश में खेती होती आई है और सनातन कृषि का नियम था, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और एक समय था कि जब हम दुनिया को खाद्यान्न परोसते थे तब रसायन नहीं थे। तो रसायनों को बड़ी आसानी से मैं बंद कर सकता हूँ। बस समझना केवल इतना है कि धरती मेरी माँ है और इसके वैभव को कैसे हम सजाएं, ये विचार अगर मेरे मन में आता है तो ये रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम होगी, अन्यथा कभी कम नहीं होगी। मैं इस संबंध में बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारी। मेरा काम यही है कि देश के किसान को कैसे हम जागरूक करें, उसको कृषि की सच्चाई कैसे समझा सकें, ताकि उसकी आमदनी बढ़े और किसान आत्महत्या न करे। नमस्कार।